प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे सोशल साइंस का अध्याय संसाधन के रूप में लोग। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज और साथ ही इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। फिर हम 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय परमाणु की संरचना। हम इस अध्याय का 5वां भाग देखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है संसाधन के रूप में लोग। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, संसाधन के रूप में लोग अर्थात जब लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वास्थ्य सुविधाएं देकर हम निपुण बनाते हैं, उनके कौशल का विकास करते हैं, तो उस समय हम उस जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलते हैं। वास्तव में ये मानव पूंजी ही कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होता है। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के परिचय को जानते हुए शकल की कहानी और विलास की कहानी, दो उदाहरणों द्वारा मानव पूंजी निर्माण के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार सुख सुविधाओं और मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में मानव पूंजी का ह्रास होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक साधन है, एक मानव संसाधन है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा जोड़ा जाता है या फिर उसके द्वारा इसका विकास किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा अर्थात मानव को शिक्षित, प्रशिक्षित कर तथा उसको स्वास्थ्य सुविधाएं देकर हम भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्राप्त करते हैं। अर्थात अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और उच्च उत्पादकता के रूप में इसे हम देख सकते हैं। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति से पहले बंजर भूमि में उत्पादन कर पाना उतना आसान नहीं था। हरित क्रांति के आते ही बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के द्वारा आगत दुर्लभ भूमि पर हम अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो पाए हैं। दोस्तों, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में हरित क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। इसने मानव पूंजी के महत्व को और भी उच्च स्थान प्रदान किया है। आज न केवल अच्छे व्यावसायिक लोग ही पैसा कमा पा रहे हैं, बल्कि किसान भी अच्छी आय प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी प्रत्यक्ष तरीकों से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं होते। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन ही भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। दोस्तों, अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व माना जा रहा था, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जनसंख्या किसी देश के लिए दायित्व हो।
यानी बोझ हो। दोस्तों, मानव में निवेश के द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करके तथा कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण के द्वारा हम इन सभी लोगों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करा सकते हैं। आइए दोस्तों, दो उदाहरणों से समझते हैं कि किस प्रकार हम मनुष्य को एक अच्छा संसाधन बना सकते हैं और किस प्रकार मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में एक मानव एक अच्छा संसाधन बनने से वंचित रह जाता है। तो चलिए देखते हैं इन उदाहरणों को। दोस्तों, दो मित्र सकल और विलास एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी मां शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूढ़ चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज में अपनी मां की मदद करता था और अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो सकल के माता पिता सकल को स्कूल में जाने के लिए जोर देते थे और सकल ने स्कूल में प्रवेश भी पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा भी पास कर ली। अब वह अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए भी राजी हो गया। सकल के पिता ने उसके लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज भी ले लिया। सकल प्रतिभाशाली छात्र था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा कर लिया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। उसने एक नए प्रकार से सॉफ्टवेयर डिजाइन भी किया। दोस्तों, उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति भी दी। आइए अब देखते हैं उसके मित्र विलास की क्या कहानी थी। दोस्तों, विलास 11 वर्ष का लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे, लेकिन जब विलास केवल 2 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। विलास की मां ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती थी और निकट की मंडी में उन्हें बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में मात्र 20 या फिर 30 रुपये ही कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी मां की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी मां बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो इन सब कारणों की वजह से विलास भी उस गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो गया। अपनी मां की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। दोस्तों, सकल और विलास के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें सकल स्कूल जाता था जबकि विलास को स्कूल नसीब नहीं हो पाया या वह स्कूल नहीं गया। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। वहीं दूसरी ओर अगर विलास की बात करें तो विलास केवल अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है। दोस्तों, मानव संसाधन में निवेश करने से अर्थात शिक्षा और चिकित्सा में निवेश करने से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह है। दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देकर हम अपने मानव संसाधन को और अधिक कुशल बना सकते हैं, जिसके प्रतिफल हमें भविष्य में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने इस पाठ के परिचय से शुरू करके सकल की कहानी और विलास की कहानी के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, जनसंख्या की गुणवत्ता और शिक्षा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, परमाणु की संरचना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बोर मॉडल के सेकंड पार्ट को देखेंगे और मॉडल को आगे समझने की कोशिश करेंगे। 1672 में न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल नेचर बताया था और ये बताने के बाद हुक आते हैं और उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि लाइट एक वेव फॉर्म होता है और इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए और न्यूटन के पार्टिकल मॉडल को गलत साबित किया। इन सारे एक्सपेरिमेंट से यह साबित किया कि लाइट एक वेव है और वेव नेचर फॉलो करता है। इसी थ्योरी को और सुदृढ़ बनाते हुए मैक्सवेल इक्वेशन आता है जो लाइट को फर्दर वेव की तरह अपने मैथमेटिकल मॉडल से प्रूव करता है। मैक्सवेल इक्वेशन ने इसमें एक और एंगल ऐड किया और स्ट्रॉन्ग पॉइंट वैलिडेशन ऐड किया, मगर इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने आकर के इन सारे मॉडल्स पे भी वेव नेचर ऑफ लाइट पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जहां पे लाइट के मेटल ऑब्जेक्ट का लाइट के पास आने से ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के करंट जनरेट करता है दो मेटल सरफेस के बीच में। अब ये चीज देखने वाली बात थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपना मेटल सरफेस छोड़ते थे वो पूरे लाइट में एक पर्टिकुलर लाइट जो होते थे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के जो लाइट होते थे उनके लिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे और इससे ये साबित होना शुरू हुआ कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, पार्टिकल है लाइट। और यहीं पे प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी थी। अब ये चीज आइंस्टाइन को समझ नहीं आई कि हुक ने पार्टिकल नेचर को पहले ही गलत प्रूफ कर दिया तो लाइट पार्टिकल नहीं है, वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से गलत हो गया, तो आखिर लाइट है क्या? ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा प्रश्न था जिसको आइंस्टाइन ने अपने पाथ ब्रेकिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से और थ्योरी से इसको सॉल्व किया और इसी चीज के लिए न्यूटन को नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने ये बताया कि अगर लाइट वेव नहीं है और पार्टिकल नहीं है तो लाइट को वेव पैकेट की तरह समझा जा सकता है, जहां वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को कंप्रेस करके उन्होंने दोनों थ्योरी को मिला करके एक थ्योरी बनाई और जहां इन्होंने कहा कि पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक फॉर्मूला भी दिया जिसको हम लोग पढ़ेंगे भी और उस पर सवाल भी बनाएंगे। और इसमें इन्होंने ये पूरी थ्योरी देते हुए ये कहा कि लाइट जो है ऐसा संभव है कि कहीं कहीं सिर्फ वेव नेचर दिखाता हो, पार्टिकल नेचर नहीं दिखाता हो, कहीं वेव नेचर नहीं दिखाएगा और पार्टिकल नेचर दिखाएगा और कहीं दोनों नेचर ये दिखा सकता है और इस तरीके से ड्यूअल बिहेवियर बताया लाइट का। और इसी बात के बाद क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हो। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझना जरूरी है। तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रखा है और इस पर्टिकुलर पार्ट में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स थे वो तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का से एक्सप्लेन हो जाता था, मगर उसके बाद कुछ और ऐसी प्रक्रियाएं आई जिसमें जो ये वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसमें चार मुख्य चीजें थी: ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, सॉलिड्स में हीट कैपेसिटी फंक्शन का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, और जो एटम का जो स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था वेव नेचर से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेव है, उससे ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो उसमें हो क्या रहा था कि अलग अलग वेवलेंथ और इंटेंसिटी का प्लॉट अगर हम लोग करें तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी देख करके इस तरीके के वेरिएशंस हमें दिख रहे थे। मैक्स प्लैंक ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया उसके कुछ मुख्य बिंदु थे, आइए उसको सबसे पहले देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि किसी भी धातु, कोई भी मेटल जो अब्जॉर्प्शन और इमिशन
करता है, जो वेव का ऊर्जा का, वो डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। मगर अगर क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो ये कहा जाता था कि वो कंटिन्यूअस है। तो यहां एक डिफरेंस आया। जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि ऊर्जा का शोषण अथवा उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन या इमिशन, निश्चित ऊर्जा के पैकेट्स, जो एनर्जी बंडल्स में होता है। ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट, प्रत्येक बंडल क्वांटा अथवा फोटॉन हम लोग उसको कहते हैं। जो पैकेट बनता है ऊर्जा के पैकेट को, उसको हम लोग फोटॉन नाम देते हैं या क्वांटा कहते हैं। अमूमन इसको फोटॉन के नाम से ही जाना जाता है। ये प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से निकल करके आया था फोटॉन का कंसेप्ट। अब ये फॉर्मूला बेहद जरूरी है। जो एक फोटॉन की एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है उसमें, उसको एक फॉर्मूला, एक समीकरण से दर्शाया गया, और वो ये था कि एक फोटॉन की ऊर्जा उसके फ्रीक्वेंसी h म्यू, प्रकाश का जो आवृत्त है, फ्रीक्वेंसी है, उस पर डिपेंडेंट होता है, और h कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं। तो प्लैंक नियंत्रक जो है वो 6.62 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है, इसको गुना अगर हम लोग करें न्यू से, फ्रीक्वेंसी से, तो हम लोगों को उस फोटॉन की एनर्जी पता चल सकती है। अब जैसा आप लोगों को याद होगा, इसके पहले के समीकरण में हमने ये भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ को एक समीकरण में लिखा जा सकता है, जहां हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा किए थे, वेवलेंथ किए थे। तो जो न्यू, तो सी इक्वल टू न्यू लैम्डा किए थे, तो न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। उसी का इस्तेमाल करके यहाँ लिखा गया है कि h इंटू सी अपॉन लैम्डा। तो आइदर जो फोटॉन का एनर्जी है उसको h न्यू से निकाल सकते हैं, या h सी अपॉन लैम्डा से, जहां c प्रकाश का वेग है, वैक्यूम में ये 3 into 10 to the power 8 होगा। लैम्डा जो है वो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, जो वेवलेंथ है, और म्यू जो है वो प्रकाश की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। किसी वस्तु के द्वारा, जो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, किसी भी वस्तु के द्वारा शोषित तथा उत्सर्जित ऊर्जा का मात्रा क्वांटम के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। अब 1 फोटॉन, 2 फोटॉन, 3 फोटॉन, इस तरीके से निकलेगा, तो h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू के में निकलता जाएगा ये। दोस्तों, अब आइए चर्चा करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो जो हमने प्लैंक का क्वांटम थ्योरी पढ़ा, उसी पर आधारित एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि प्रकाश अगर किसी धातु के सतह पे गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो एक करंट पैदा करता है अगर वो सर्किट कंप्लीट हो तो, ठीक है। तो सूचक पे वो इलेक्ट्रॉन हिट होता है, सर्किट कंप्लीट होता है और इस तरीके से करंट पैदा होता है। इसमें हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी धातु के पृष्ठ से या पृष्ठ पे प्रकाश पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। धातु के पृष्ठ पर अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता के अनुप्रोपोर्शनल होती है। कितनी तीव्रता है प्रकाश की, उस पर प्रोपोर्शनल होती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। कितना तेज इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। कितना भी आप इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, उसका जो स्पीड है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो प्रभावित नहीं होता अगर इंटेंसिटी बढ़ाई भी जाए। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा अपवर्तित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे बढ़ती है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, आवृत्ति को बढ़ाया जाए, तभी गति बढ़ती है। इंटेंसिटी जो तीव्रता है उसको बढ़ाए तो हम लोग नहीं बढ़ता है, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो जरूर बढ़ता है। यदि
अपतित प्रकाश, जो प्रकाश गिर रहा है उस पर उसकी तीव्रता एक न्यूनतम मान से कम है, अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम है, तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, चाहे आप कितना भी उसका इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए। एक फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर हमारा प्रकाश जा रहा है तो उससे कुछ नहीं निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति, इस न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इस बात को नोट करते चलिए, बेहद जरूरी कंसेप्ट है ये, और इस कंसेप्ट के साथ ही हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलेस भी देखेंगे, सवाल भी बनाएंगे। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन की पृष्ठी से बाहर निकलने के बीच में कोई अंतराल नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। मतलब गिरते ही तुरंत निकलना शुरू हो जाता है। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखिए, एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं कि पार्ट क्या क्या है। सबसे पहला जो हम लोगों का है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो उसकी तीव्रता के प्रोपोर्शनल होता है, मगर कितनी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन में ये तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। अगर तीव्रता बढ़ाते भी हैं तो ऊर्जा नहीं बढ़ती है, बट ऊर्जा तब बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आप तब ऊर्जा बढ़ती है उसकी। ठीक है, ये भी हम लोगों ने नोट किया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति से अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो मेटल के फेस से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जो पांचवा और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों के बीच में, प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई भी अंतराल नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक बार परिभाषित भी कर लेते हैं। जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरता है, पड़ता है, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। सरल शब्दों में यही प्रकाश विद्युतीय प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दृश्य प्रकाश का उपयोग केवल क्षारीय धातु के पर ही यह प्रभाव दिखता है, जबकि एक्स किरण, एक्सरे का जब उपयोग किया जाता है तो लगभग सभी धातुएं प्रकाश विद्युतीय प्रभाव दिखाती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती हैं। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, दोस्तों आप सबको पता होगा आइंस्टाइन के बारे में। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था हमें। मैक्स प्लैंक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं, ये हमने देख लिया है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा को भी हम लोगों ने परिभाषित कर लिया था, कैसे होता है, h न्यू होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसको hc/λ भी लिख सकते हैं, जहां जो न्यू है वो प्रकाश की आवृत्ति है और h प्लैंक नियंत्रक है, प्लैंक कांस्टेंट है। अब दोस्तों ये देखना जरूरी है कि इसमें जो आइंस्टाइन का रोल था, आइंस्टाइन का इक्वेशन था, वो क्या था। वो ये कहते हैं कि किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मात्र निकलने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय होती है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से, मेटल के सरफेस से निकालने के लिए, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहा जाता है और उसको फाई नॉट से डिनोट करते हैं। ये फाई का चिन्ह आपको दिख रहा होगा, फाई नॉट से व्यक्त किया जाता है। अलग अलग धातुओं के लिए वर्क फंक्शन, कार्यफलन, फाई नॉट का मान भिन्न भिन्न होता है। और जो इक्वेशन उन्होंने दिया वो ये दिया कि अगर कोई h न्यू ऊर्जा का फोटॉन अगर हमारे किसी मेटल सरफेस पे किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मात्र निकलने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे धातु का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन कहा जाता है। तो मतलब जो मिनिमम एनर्जी चाहिए मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको कार्यफलन, उसका वर्क फंक्शन कहते हैं और उसको फाई नॉट से व्यक्त किया जाता है। फाई नॉट दिखाया भी गया है आपको। एक और बात जरूरी है, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। अलग अलग मेटल्स जितने भी होंगे उसका वर्क फंक्शन अलग अलग होता है।
अब इसमें जरूरी यह है देखना कि जो इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया था वो क्या था। यदि h ऊर्जा का फोटोन उसके द्वारा अगर जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का निकलता है, तो उसका वेग हम निकाल सकते हैं। और ये वेग निकालने का फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था। वो ये था कि h जो फोटोन है इज इक्वल टू वर्क फंक्शन जो है उसका, जो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए वो, और उससे ज्यादा जितनी भी एनर्जी बची है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, वेग में चली जाती है इलेक्ट्रॉन की। वो हाफ mv² से हम लोग दिखाते हैं। हाफ mv², जो v जो है वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड हो जाता है, m इलेक्ट्रॉन का जो मास है, जो वजन है उसका, वो हो जाता है। तो हाफ mv² इक्वल टू h माइनस फाई नॉट हमारा इक्वेशन, ये समीकरण हो जाता है। इसी समीकरण पे आधारित हम कई सारे सवाल बनाएंगे जिससे हम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। इस समीकरण को आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी कहते हैं। जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, अलग अलग धातु का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उस संख्या को दी गई है, अलग अलग धातु के अलग अलग वर्क फंक्शन की। Li का 2.42, Na का, सोडियम का 2.3, पोटेशियम का 2.25, ऐसे ही अलग अलग धातु के अलग अलग वर्क फंक्शन हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में चर्चा करी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, और मेरे ख्याल से आप सबको समझ भी आया होगा। ये दोनों टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, आपने नोट्स लिया होगा। इससे जुड़े सवाल जरूर बनाइए, एनसीईआरटी की किताब से एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, पाठ के अंत में भी सवाल हैं। दोनों सवालों को जरूर बनाइए और अच्छे से समझिए इसको। आने वाले वीडियो में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे और बोर मॉडल को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ डिजिसात के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा के सोशल साइंस का अध्याय पढ़ा, संसाधन के रूप में लोग, तथा 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा केमिस्ट्री का अध्याय परमाणु की संरचना। आइए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम कल 9वीं कक्षा की हिंदी का अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है सवैये। हम इसका पहला तथा दूसरा भाग देखेंगे कल। और 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इसका दूसरा भाग देखेंगे कल। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड का जो अभी हमने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं, तो YouTube पर डिजिसात इकोवेशन सर्च करें, जिससे कि आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।